हेलो डियर स्टूडेंट्स। वो आज मैं आपको नया चैप्टर कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से आपको एग्ज़ाम में कम से कम मैं मान सकता हूँ कि 5 से 6 नंबर का आपको मिलेगा इस एग्ज़ाम में, क्योंकि एक न्यूमेरिकल इसका ज़रूर आता है। न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने को भी आ सकते हैं। प्रेरण प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, इन सब के फॉर्मूले और जैसे बोलते हैं प्रतिबाधा। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। पेन और कॉपी अपने साथ लेकर बैठिए और 1-1.5 घंटे की अगर ये क्लास मैं करता हूँ तो आप लोग 1-1.5 घंटे में ये पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे और आपके 7 से 8 नंबर तैयार हो सकते हैं। मैं 5-6 नंबर तो मिनिमम बता रहा हूँ, 5-6 नंबर का तो इसमें आना ही है और हो सकता है 7 से 8 नंबर का इस चैप्टर से आपको प्राप्त हो जाए। तो सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो रिपीट कर करके देखेंगे आप तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना कोई कठिन नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, मेरा राइटिंग थोड़ा ऐसे ही है। प्रत्यावर्ती धारा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे। प्रत्यावर्ती का मतलब क्या है? अगर आप इसकी संधि विच्छेद करेंगे, इसको तोड़ करके देखेंगे तो लिखा है प्रत्यावर्ती। प्रत्यय मतलब प्रत्येक, है ना। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्येक आवर्त मतलब आवर्त मतलब चक्र। प्रत्येक चक्र में क्या हो रहा है? इस धारा का मान परिवर्तित हो रहा है ना। तो मतलब आवर्त का मतलब होता है समय, जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है उसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। मतलब ये एक इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट नहीं होती है, इसकी वैल्यू समय के साथ क्या होती है? परिवर्तित होती है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो अब हम इस प्रत्यावर्ती धारा कैसे उत्पन्न होती है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो सब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है मान लो एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो ये सभी ने पढ़ा हुआ है कि किसी कुंडली को अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र गति से घुमाया जाता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होता है या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, और फेराडे के नियम सभी ने पढ़े हुए हैं। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लागू होता है कि जब कुंडली को या किसी कुंडली को, अब यहाँ पर हम आयताकार कुंडली के चलते हैं, ठीक है, या जैसे हम बोलते हैं आर्मेचर। आपने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, तो मैं डिटेल में तो नहीं जाऊँगा कि आर्मेचर क्या होता है। आप लोग जल्दी से इसको समझ लीजिए क्योंकि 1 घंटे में इस पूरे चैप्टर को कवर करना मतलब एक टिपिकल टास्क है, लेकिन हम लोग अगर जल्दी जल्दी इसको समझने की कोशिश करेंगे तो 1 घंटे में ही हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की जिसमें एक कुंडली को क्या किया जाता है, ये एक आर्मेचर है मान लो, इस आर्मेचर को तीव्र गति से घुमाया जाता है। तो हम ये देखेंगे तीव्र गति से जब इस आर्मेचर को घुमाया जाएगा तो कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मान लो इसको आर्मेचर को इस डायरेक्शन में तीव्र गति से घुमाया जाता है। ठीक है, तो अब हमें ये नहीं पता, हम इसको ड्राइव करने के लिए कुछ हमें फॉर्मूला वगैरह चाहिए, तो यहाँ से आप हो सकता है ना समझ पाए, तो मैं इसका एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। तो दूसरा डायग्राम बनाता हूँ समझने के लिए। जैसे मान लो कोई रॉड है, इसको रॉड की तरह मान लेंगे ये रॉड है, तो कितना एंगल बना रही है और इसका कोण ही वेग होगा, सभी को पता है, जब घूम रही है तो घूर्णन गति कर रही है, तो घूर्णन गति में क्या होता है? कोण ही वेग। ठीक है, तो हमने मान लिया किसी टाइम टी पर इसका जो कोणीय वेग मान लो एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, तो किसी टाइम टी पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड से एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? तो देखा जाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। ठीक, क्योंकि थीटा बराबर क्या होता है? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन थीटा बराबर होता है, या फिर आप बोल सकते हो ओमेगा बराबर होता है कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन थीटा बटे समयांतराल। तो यहाँ से थीटा बराबर जो होता है वो ओमेगा टी के बराबर आएगा। अब डी का मान आपको पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया? डी दिया। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे कि फ्लक्स, जो इससे संबंधित जो फ्लक्स है वो कितना होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बी में कुंडली जो है रखी है और इस कुंडली का आयताकार कुंडली है या फिर आर्मेचर है, इसका जो एरिया हम मान के चलते हैं कितना? ए है, तो इससे संबंधित जो फ्लक्स कितना होगा?
अगर किसी टाइम पर एंगल हम कितना लेके चल रहे हैं, थीटा, और ये ओमेगा टी है थीटा है, तो वो एरिया कितना हो जाएगा, तो वो जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, आप इसको डायग्राम में नोट कर सकते हैं। तो देखो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू फॉर्मूला सभी ने पढ़ा हुआ है, फाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू बी ए। अगर किसी एंगल थीटा पर कुंडली रखी है तो कितना हो जाएगा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। आप इसको बोल सकते हो एक तरह से प्रत्यावर्ती धारा दे सकते हैं ना, इतनी प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है, ये हम आप कॉन्सेप्ट डाल देते हैं प्रत्यावर्ती धारा जगत, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो अब फाई बराबर बी ए कॉस थीटा हो गया, और थीटा की जगह हम यहाँ वैल्यू लगा देंगे, फाई इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी, ये फाई की वैल्यू लगा देंगे, कुंडली से संबंध। अब आपको पता है कि ये थीटा लगातार चेंज हो रहा है, तो थीटा चेंज होगा तो लगातार फ्लक्स भी चेंज होगा, इससे संबंध फ्लक्स क्या होगा, वो चेंज होगा। तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो एक प्रेरित विद्युत भागवल उत्पन्न होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ई की जो वैल्यू होगी प्रेरित विद्युत भागवल वो कितना होता है, ई इक्वल टू माइनस, अब अगर मान लो हम मान के चल रहे हैं इसमें आयताकार कुंडली आर्मेचर में एक ही फेरा है, या फिर अगर हम बोल रहे हैं कि एन फेरे हैं, तो एन फेरे होंगे तो एन डी फाइव अपॉन डी टी, इस हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर इसमें एन फेरे हैं आर्मेचर में तो कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। तो अब यहाँ से ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू आ जाएगा माइनस एन और डी अपॉन डी टी, अब वैल्यू लगा देंगे इसमें, बी ए कॉस ओमेगा टी। अब सभी को पता है यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, एरिया जो उसका होगा कुंडली का वो चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन बी ए और डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। आप सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, सब लोग जानते हैं, साइन होता है। अब ओमेगा जो है इसमें ओमेगा का भी गुणा हो रहा है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, इसीलिए क्या आ जाएगा, माइनस एन बी ए इंटू ओमेगा और साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी होता है कॉस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये जो है प्रेरित विद्युत भागवल का फॉर्मूला आ गया। अगर एन फेरों की एक आर्मेचर है और वो बी मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका एरिया ए है आर्मेचर कुंडली का, ओमेगा कोणीय वेग से घुमाई जाती है, तो उसका जो उसमें जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागवल होगा, या इसको हम विभवांतर बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, प्रेरित विभवांतर कितना होगा, ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक। तो अब आपको पता है इसकी कोई ना कोई एक मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पता लगती है हमें, एंगल के हिसाब से। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये जो वैल्यू होगी ओमेगा टी कितना होगी, 90 होगी, ठीक है, कितना होगा, 90 होगा। तो 90 होगा तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे एक नाम देते हैं, जिसे बोलते हैं शिखर मान। क्या मान देते हैं, शिखर मान। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है वो हम देखेंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू जैसे हम बोलते हैं पीक वैल्यू, ठीक है। तो यदि साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी इक्वल टू कितना हो गया 1, तो ये मैक्सिमम होगा, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम, ठीक। तो यहाँ पर जो वैल्यू इसकी जो आएगी साइन ओमेगा टी को 1 करने पर, इसे बोलेंगे ई जीरो आएगी, ठीक है। और ई जीरो इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इक्वल टू, तो ये आ गया शिखर मान, इसको बोलते हैं वोल्टता का शिखर मान, ठीक है। शिखर मान ई जीरो बराबर आ गया एन बी ए ओमेगा। तो ये शिखर मान किसका आया, ये शिखर मान आया वोल्टता का, तो हम बोलेंगे वोल्टता का शिखर मान, का शिखर मान, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीक वैल्यू। आई थिंक आप सबको अब ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट हम करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को शिखर मान वोल्टता का मिल गया, तो अब धारा का भी पूछा जाता है कि धारा का शिखर मान क्या होगा। तो धारा का कॉन्सेप्ट सभी को पता ही है, अगर प्रतिरोध पता हो तो ओम के नियम से हम क्या करते हैं कि धारा का मान कितना होता है, धारा का मान होता है आई बराबर ई बटे आर, धारा बराबर आई बराबर ई बटे आर।
ठीक। तो पी बटे आर होता है तो इसकी वैल्यू लगा दीजिए, कितना हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। ठीक। तो अब जिस तरह से ये वैल्यू मैक्सिमम थी तो इसमें भी ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा आई जीरो साइन ओमेगा टी। ओके, ये वोल्टा का शिखर मान, तो ये किसका शिखर मान हो गया, आई जीरो किसका शिखर मान हो गया, आई जीरो धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, क्या बोलेंगे इसको, पीक वैल्यू ऑफ करंट। आई थिंक अब सबको समझ में आ गया होगा, धारा का शिखर मान। ठीक है, अब सबको ये तो समझ में आ रहा होगा कि क्योंकि ये जो आई की वैल्यू है और ई जीरो की जो वैल्यू है ये टाइम पे डिपेंड कर रही है, टाइम के साथ में वेरी करेगी, इसलिए इसका नाम होता है प्रत्यावर्ती धारा, और वोल्टा का नाम होता है प्रत्यावर्ती वोल्टा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन से और समझेंगे कि ग्राफ इसका किस तरह का बनेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो टाइम की जो वैल्यू है अभी हम इसको समझेंगे, है ना। टाइम की वैल्यू ओमेगा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे या आवर्तकाल के रूप में कैसे लिखेंगे। तो आवर्तकाल का मतलब आप लोग जानते ही हो, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, उसको बोलते हैं आवर्तकाल। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, उसको बोलते हैं आवर्तकाल। तो अब आपको पता है 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी होती है कुंडली की, मतलब 90 डिग्री पे विद्युत वाहक की वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम। तो दो बार 90 डिग्री होगा ना, एक बार 90 हो जाएगा, फिर घूम करके फिर दोबारा 90 हो जाएगा। तो दो बार 90 डिग्री एंगल हो रहा है, तो इसका मतलब दो बार वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो पहले जीरो से मैक्सिमम होगी, फिर मैक्सिमम से फिर जीरो होगी। ठीक है, पहले जीरो से मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो पर आएगा लौट करके, फिर उस जीरो से फिर मैक्सिमम पर पहुंचेगा, फिर वापस जीरो आएगा। तो पहले जीरो से न्यूनतम होता है, फिर न्यूनतम से फिर जीरो वापस आता है। तो इस तरह से पूरा एक चक्कर माना जाता है। तो इसको एक को आधा चक्कर बोलते हैं, अगला दूसरा आधा चक्कर बोलते हैं, इस तरह से तब इसको पूरा एक चक्कर माना जाता है, क्योंकि दो बार इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, एक आधे चक्कर में मैक्सिमम, फिर अगले आधे चक्कर में मैक्सिमम, फिर वापस न्यूनतम। ठीक है, तो तब इसको हम बोलेंगे एक पूरा आधा चक्र, और एक पूरे चक्र में, एक पूरा चक्र बोलेंगे, एक पूरे चक्र में लगे समय को हम कहते हैं आवर्तकाल। ठीक है, आप सब जानते ही हो, एक आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, आवर्तकाल की वैल्यू टी बराबर 2 पाई ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। समझ में आ रहा है। अभी मैं देखो ग्राफ के थ्रू आपको समझाऊंगा इसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे आपको पता है कि क्योंकि टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है 2 पाई बटे ओमेगा, टी बराबर 2 पाई बटे ओमेगा। ठीक है, तो अगर हम स्मॉल टी की वैल्यू इस तरह से ले लें कि वो जो है कैपिटल टी के फॉर्म में हो, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ जो है एक प्राप्त हो जाएगा, अगर टी की वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा जो, तो ओमेगा से ओमेगा वहाँ कैंसिल होता रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यदि टी इक्वल टू हम 0 रखते हैं, टी इक्वल टू 0 रखते हैं, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, ई की वैल्यू कितनी आएगी, ई जीरो साइन ओमेगा इंटू 0, क्योंकि टी की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ई की वैल्यू कितनी मिलेगी 0। ठीक है, इसी तरह अगर हम टी इक्वल टू टी अपॉन 4 रखते हैं, मतलब हमने 1/4 टाइम ले लिया आवर्तकाल का, तो टी इक्वल टू टी अपॉन 4 रखेंगे, तो इस जगह धारा का मान भी हम देखें तो धारा का मान भी 0 मिलेगा। सही है, एक निकाल लो तो दूसरा ऑटोमेटिकली वही वैल्यू आएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो थोड़ा सा उससे कम आएगा, ग्राफ पर एक पर हम वो करेंगे, क्योंकि उसमें आर का भाग देना ना, इसलिए, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर ई अपॉन आर होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं, थोड़ा सा ही फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमें जो है 1-1.5 घंटे में ये पूरा चैप्टर कवर करना है। ठीक, तो अब टी इक्वल टू टी अपॉन 4 लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा, तो है ही यहाँ पर ओमेगा, और 2 पाई, एक मिनट, ओमेगा टी अपॉन कितना हो जाएगा 4।
अब आपको पता है टी बराबर 2 पाई/ओमेगा, तो ओमेगा टी की वैल्यू हमेशा आपको ध्यान रखनी है। तो ओमेगा टी कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ये वैल्यू आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ओमेगा टी का मतलब होता है 2 पाई। तो अब ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा E0 साइन 2 पाई/4। और 2 पाई/4 का मतलब हो गया पाई/2, और साइन पाई/2 का मतलब हो गया साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आ जाएगा E बराबर E0। तो E बराबर कितना प्राप्त होगा, E0 मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, कौन सी वैल्यू आ गई, शिखर मान, पीक वैल्यू। तो आई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, फिर I0। ठीक है, अब दोबारा से देखते हैं। टी की वैल्यू अब हम रखते हैं, टी इक्वल टू कितना आएगा, T/4 के बाद T/4 इसमें जोड़ते चले जाएंगे। T/4 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा T/2। अब T/2 करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी E0 साइन ओमेगा T/2। और ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई। तो E0 साइन 2 पाई डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई मतलब 180। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये हो जाएगा 0, E=0 और I=0। तो अब हम देखो, पहले 0 से मैक्सिमम हुआ, 0 से मैक्सिमम हुआ, और फिर मैक्सिमम से फिर दोबारा 0 हो गया। तो ये कहलाएगा पहला आधा चक्र। ठीक, अब हम अगली वैल्यू देखते हैं। टी की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, अभी मैं इसका टेबल बना करके, ग्राफ बना करके आपको और समझाऊंगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, प्रॉपर आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टी की फिर दोबारा एक वैल्यू लेंगे। टी की वैल्यू हम लेते हैं T/4 जोड़ेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 3T/4। ठीक है, 3T/4 जब हम करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, E=E0 साइन ओमेगा इंटू 3T/4। ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई, तो ये हो जाएगा E0 साइन 3 इंटू 2 पाई/4। तो 2 से अगर 3 पाई/2 हो गया। अब साइन 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 3 पाई/2 की वैल्यू होगी, ये 270 हो गया। साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 270 की वैल्यू होती है 1। साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 360 में 270 90 बचेगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आ जाएगा E0। अब ये E0 आ जाएगा तो धारा का मान कितना आ जाएगा, I0। देखिए दोबारा से मैक्सिमम हो गया। आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लिए या नोट कर लिए, समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक के बाद थोड़ा पानी वानी पीऊंगा ना, उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि लगातार वीडियो बना रहा हूँ मैं। देखिए तो कितना आ जाएगा। अब हम अगली वैल्यू रखेंगे, इसमें T/4 में दोबारा से क्या करेंगे, T/4 ऐड करेंगे, तो ये पूरा T आ जाएगा। क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो T= अगर हम कैपिटल T लेते हैं तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E0 साइन ओमेगा टी की वैल्यू होती है 2 पाई। E0 साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई की वैल्यू 360 की वैल्यू होती है 0। तो E= आ गया 0। E= क्या आ गया, 0 आ गया। और I= क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और ना 2 को 0 हो गया। 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से फिर 0। तो दूसरे आधे चक्र में एक मिनट साइन 270 की जो वैल्यू होती है वो माइनस में आती है, -1। ये आ जाएगा -0। तो मैक्सिमम तो हुआ E0, लेकिन वो माइनस में मैक्सिमम हुआ। तो दूसरा आधे चक्र में क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, धारा का मान भी -I0 है। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसको ढंग से लिख लीजिए। तो अब दूसरे आधे चक्र में फिर दोबारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो हमें देखो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे मिलेगा, टी के सापेक्ष दोनों का, वो हम ग्राफ बनाते हैं। तो पहले टेबल बना लेंगे, टेबल के द्वारा फिर इसका ग्राफ बना लेंगे। देखिए मैं टेबल बनाता हूँ, यहाँ पर मैं ग्राफ समय और यहाँ मैं वैल्यू लिखता हूँ। ठीक है, समय और प्रत्यावर्ती वोल्टता E=E0 साइन ओमेगा टी।
आप v बराबर v0 साइन ओमेगा टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। I0 साइन ओमेगा टी कितनी वैल्यू ली है वो हम वैल्यू नोट करें। तो पहली वैल्यू ली हमने t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t/4, t इक्वल टू t/2, t इक्वल टू 3t/4 और t इक्वल टू t कैपिटल T। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पर आंसर कितना आया था 0, i का वैल्यू कितना है 0, t/4 पर कितना आई थी वैल्यू 1 मतलब t0 और इस पर कितनी आई थी i0। इसी तरह से इसकी वैल्यू कितनी आई थी t/2 पर 0 और इसकी वैल्यू कितनी है 0, 3t/4 पर इसकी वैल्यू माइनस e0, इसकी वैल्यू है माइनस i0, फिर दोबारा 0 और फिर 0। तो आप देख रहे हैं पहले 0 से मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम से फिर 0 हुआ, फिर 0 से फिर मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में, फिर जो है फिर 0। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कहलाता है एक पूरा चक्कर और यहाँ से यहाँ तक का कहलाता है एक आधा चक्कर। ठीक है, आई थिंक आप सब लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसका ग्राफ का एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ कैसे बनता है। तो एक हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं टाइम एक्सिस और इस एक्सिस पे लेते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा, दोनों का रिप्रेजेंटेशन अब एक ही ग्राफ से कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइम एक्सिस हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एक टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो रही है और मैक्सिमम कितनी हो रही है, ये वैल्यू कितने पर मैक्सिमम हो रही है, ये वैल्यू है कितनी प्रत्यावर्ती वोल्टता की, तो ये हो गया e0। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है माइनस e0, ये वैल्यू कितनी है माइनस e0 और ये टाइम कितना है, ये टाइम है 0, ये टाइम है 3t/4 और ये टाइम है t/2 और ये टाइम है 3t/4 और ये टाइम है t। सही है, तब ये कहलाएगा पूरा एक चक्कर। इस तरह धारा के लिए देखें तो धारा की वैल्यू थोड़ी इससे नीचे दिखा देता है क्योंकि इसमें प्रतिरोध का भाग होता है तो धारा का मान कम हो जाता है। आई थिंक आपको सबको सब ग्राफ समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको बना कर लिखना, अगर एग्जाम में इस तरह से भी लिख के आते हैं ना डायरेक्ट तो कोई आपको गलत नहीं करेगा। हाँ, टीचर को पता चल जाएगा हाँ आप लोगों को आता है। ठीक है, कोई इसमें नंबर नहीं काटेगा टीचर। ओके, तो अब ये धारा का मान मैक्सिमम है तो उसको हम बोलेंगे ये कितना है I0 और इधर ये कितना है माइनस I0। ठीक है, तो ये धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता और समय के मध्य ग्राफ होता है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ। ओके, आई थिंक आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। तो अब हम क्या करते हैं आगे, इसके आगे के टॉपिक देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं इसमें दो चीज़ें निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे कि एवरेज वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो पहले तो हम पहले आधे चक्कर के लिए निकालेंगे, उसके पश्चात दूसरे आधे चक्कर के लिए निकालेंगे कि एवरेज वैल्यू क्या आती है और फिर पूरे चक्कर के लिए देखेंगे एवरेज वैल्यू क्या आती है। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल मेथड बताता हूँ कि जो टाइम के साथ में या फिर हम बोलते हैं जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब होता है समय के साथ जिनका मान क्या होता है परिवर्तित होता है, वो आवर्ती फलन कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा दोनों कैसे फलन है, आवर्ती फलन है। समय के साथ इनकी वैल्यू क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो इसीलिए क्या करेंगे हम इनकी जो रिप्रेजेंटेशन, इनका जो एवरेज वैल्यू है वो हम उस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कोई भी अगर आवर्ती फलन एफ होता है या जिसे हम बोलते हैं एफ टी, तो उसका एवरेज हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई आवर्ती फलन है एफ टी, तो आवर्ती फलन एफ टी का जो एवरेज हम निकालेंगे तो हमको कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला आपने याद रखिए एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब माध्यमान या औसत मान। ठीक है, मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं आप इसको, और मीन वैल्यू माध्यमान औसत मान, औसत मान या माध्यमान। औसत मान या माध्यमान। ठीक है, तो औसत मान और माध्यमान क्या होता है ये हम देखेंगे। ठीक,
तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पहले आधे चक्र के लिए निकालेंगे। तो पहले आधे चक्र के बाद में पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, आवर्ती फलन का एवरेज क्या होता है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ टी, यदि फलन क्या है, यदि फंक्शन क्या है, फलन, इसे फंक्शन बोलते हैं, क्या है, एफ टी है। एफ टी एक आवर्ती फलन है, पीरियोडिक फंक्शन है, आवर्ती फलन है, मतलब समय के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो एफ टी का जो एवरेज होगा, एवरेज के लिए क्या लगाते हैं, बार लगा देते हैं इसके ऊपर, आपको सबको पता होगा, ठीक है। तो एफ टी बार की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1/, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मॉड लगाना है, टाइम इंटरवल, मॉड का मतलब है केवल पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है, टाइम इंटरवल इनटू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन का साइन होता है, समाकलन का चिन्ह होता है। अब यहाँ पर क्या लेंगे हम, इनिशियल टाइम, मतलब जहां से आपको इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है, जो चक्र जिस समय पर आपको वैल्यू लेनी है, प्रारंभिक वैल्यू वो, और इसके बाद यहाँ फाइनल टाइम, जो लास्ट टाइम जो होगा, ठीक है, फाइनल वाली वैल्यू इनटू एफ टी डी टी। ये फॉर्मूला होता है किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का एवरेज निकालने की। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, आप लोग सब इसको नोट कर लीजिए। ये आपको समझ में आ गया। तो ये एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन में आपको बता ही दूंगा, इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना है आपको, साइन का और कॉस का इंटीग्रेशन बस इसमें होता है, और उसका फॉर्मूला केवल आप लोग याद कर लीजिए, तो इसके एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और भी मेथड है इसका सेकंड, लेकिन अभी आप एक मेथड कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं है, तो अब इतना टाइम तो नहीं है कि आप 2-2, 3-3 मेथड से इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब हम पहले आधे चक्र के लिए देखेंगे कि पहले आधे चक्र के लिए एवरेज वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर लिखता हूँ, और फर्स्ट हाफ साइकिल, और फर्स्ट हाफ साइकिल पहले आधे चक्र के लिए, ठीक है। तो पहले आधे चक्र कहाँ से कहाँ तक है, अभी मैंने ग्राफ बनाया था, 0 से लेकर T/2 तक, है ना, 0 to T/2। तो पहले आधे चक्र के लिए कितना होगा, एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू के लिए क्या लिखते हैं, अब आप प्रत्यावर्ती वोल्ट था, वहाँ E0 और E लेके चले, तो मैं V0 और V लेके चलता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं प्रत्यावर्ती धारा की एवरेज वैल्यू निकालता हूँ, तो बात वही है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, बस R का डिफरेंस आता है, उसमें R नीचे आता है, लेकिन एवरेज वैल्यू में R का कोई मतलब है नहीं। तो हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले I की एवरेज वैल्यू निकालते हैं। देखो मैं I पर यहाँ पे क्या लगाता हूँ, एवरेज लगाता हूँ, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो देखो यहाँ पर मैंने I एवरेज कर दिया, I की मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एवरेज बाहर जो लगा हुआ है, I एवरेज पहले आधे चक्र के लिए निकालना है। तो टाइम इंटरवल कितना हुआ, टाइम इंटरवल T/2 - 0, ठीक है, क्योंकि T/2 से -0 तक, 0 से T/2 तक, और यहाँ पर इनिशियल टाइम कितना हुआ, 0, फाइनल टाइम कितना हुआ, T/2। इंटर I की जगह वैल्यू क्या आएगी, सभी को पता है, I इक्वल टू कितना होता है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये I की वैल्यू होती है, ठीक है। I इक्वल टू I0 होती है, इसका मतलब I0 साइन ओमेगा टी है। अब I0 तो एक पीक वैल्यू है ना करंट की, उसमें तो कोई इंटीग्रेशन होगा नहीं, इंटीग्रेशन केवल टाइम के साथ होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt है, ठीक है। मतलब ये फंक्शन है, एफ टी की जगह पे क्या है, I है, तो I की वैल्यू हमने लगा दी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, T/2 बचेगा यहाँ पर, अब T/2 है तो ऊपर जाके हो जाएगा 2/T, और ये होगा 0 to T/2, और ये I0 जो है वो भी मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये जाएगा 2I0/T और 0 to T/2 साइन ओमेगा टी और dt। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का खेल है, पूरा पूरा जो खेल है वो इंटीग्रेशन का है, समाकलन का है। तो आप सबको समाकलन करना आना चाहिए, समाकलन कैसे होता है। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, साइन ओमेगा टी, मतलब पहले जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ, साइन एक्स अगर है तो इंटीग्रेशन साइन एक्स dx की जो वैल्यू होती है माइनस कॉस एक्स होती है, माइनस कॉस एक्स, और प्लस सी आता है, क्योंकि ये क्या इंडेफिनिट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन, तो इसमें कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ निश्चित समाकलन की बात है तो कांस्टेंट नहीं जोड़ना पड़ता। तो अब अगर कोई कांस्टेंट दो, अब जैसे यहाँ साइन ओमेगा टी है, केवल यहाँ एक्स था और डी टी, तो जो कोफिशिएंट होता है, मतलब जो गुणांक होता है, इसका जो गुणांक होता है, जैसे टाइम का गुणांक यहाँ पे क्या है, ओमेगा,
तो जो गुणांक होता है उसका भाग में देना होता है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। डिफरेंशिएशन में गुणा करना होता है, आपको ध्यान रखना है, और इंटीग्रेशन में ठीक उसका उल्टा होता है, भाग देना होता है। ठीक है, अभी मैंने लिखा था कॉस ओमेगा टी का अवकलन माइनस साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का समाकलन माइनस कॉस ओमेगा टी, बिल्कुल अपोजिट चलते हैं दूसरे के। ठीक है, मैथ वाले बच्चों को सबको समझ में आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बायो वाले बच्चों के लिए मैं इतनी बात बता रहा हूँ क्योंकि उनको थोड़ा मैथ में दिक्कत आती है, तो उनके हिसाब से मैं बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। बाकी मैथ वाले स्टूडेंट तो सब बहुत जल्दी इसको कवर कर सकते हैं, उन्हें पूरा इंटीग्रेशन आता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, जैसे भी आप चाहे कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, अभी पूरी वैल्यू भी नहीं है, अभी पूरी वैल्यू नहीं निकाली है, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आई एवरेज कितना आ गया, कुछ बुक्स में आई एम भी लिखा हुआ है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आई एम भी लिखा हुआ है कुछ जगह पर। तो कितना आ गया, अभी देखो एम मतलब नहीं, तो आई एवरेज की वैल्यू आ गई 2I0 अपॉन टी। इसका समाधान कितना हुआ, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा और 0 से टी बाई 2। अब आपको पता है पहले अपर लिमिट लगाते हैं माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो उल्टा कर देंगे। ठीक है, और ओमेगा का गुणा कर देंगे, तो 2I0 इंटू ओमेगा टी हो जाएगा, ओमेगा का गुणा होगा तो। और यहाँ हम पहले लोअर लिमिट लगा, माइनस लगा हुआ है, दोनों तरह से कर सकते हैं, बाहर माइनस लगा लो, अपर लिमिट लगा दो, माइनस लोअर लिमिट, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 0, पहले लोअर लिमिट लगा दी माइनस की वजह से, माइनस कॉस और टी की जगह टी बाई 2 हो जाएगा ओमेगा टी बाई 2। अब सभी को पता है, क्योंकि ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, मैं बता चुका हूँ, ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई होता है, तो 2I0 डिवाइडेड बाई ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस अब ये ओमेगा टी की जगह 2 पाई, कॉस 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा, देखो बोर्ड मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो बोर्ड भी बिल्कुल सही कर दूंगा, कुछ लाना पड़ेगा इसके लिए। तो I0 अपॉन पाई 1 माइनस ये हो गया कॉस पाई, 2 से 2 कॉस 180, कॉस 180 वैल्यू थी -1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये आंसर आ जाएगा आई एवरेज फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल 2I0 अपॉन पाई। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 2 अपॉन 3.14 इंटू I0, तो ये वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी वो होगी 0.637 I0। ठीक है, तो ये फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब वैसे तो सेकेंड हाफ साइकिल के लिए हम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो रही है, माइनस में हो रही है, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि आई एवरेज की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, -2I0 अपॉन पाई। तो दोबारा इंटीग्रेशन वैसे ही करना है, बस उसमें इंटरवल चेंज करना होगा, t/2 से लेकर के हमें t अपॉन केवल t तक इंटीग्रेशन हमें करना होगा। सिमिलर प्रोसेस है, बस आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, माइनस में आएगा। तो चलो मैं बता ही देता हूँ, करके देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर हम पूरे चक्कर के लिए भी देखेंगे कितना आएगा। ठीक है, ओके, नोट कर लिया होगा आप सबने। ओके, अब हम करते हैं सेकेंड हाफ साइकिल की, दूसरा है और सेकेंड हाफ साइकिल, दूसरे आधे चक्कर के लिए सेकेंड हाफ साइकिल। मैं इसमें थोड़ा इंक डाल देता हूँ।
ओके, तो सेकेंड हाफ साइकिल के लिए अब हमें निकालना है। तो सेकेंड हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज कितना होगा, इज इक्वल टू 1 टाइम इंटरवल। अब टाइम मैक्सिमम वाला कितना है, फाइनल वाला टी, मैक्सिमम फाइनल वाला टी है, माइनस इनिशियल वाला कितना है, टी बाई 2। ये टाइम इंटरवल हो गया। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, टी बाई 2 से लेकर कैपिटल टी तक, आई जीरो साइन ओमेगा टी इंटू टी टी। ठीक है, ये आ गया। तो अब देखिए आई एवरेज कितना आ जाएगा, आई एवरेज इज इक्वल टू, ये इंटरवल हो गया टी अपॉन 2, 2 ऊपर चला जाएगा नीचे, ठीक, और आई जीरो आ रहा है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, वो पहले ही मैं बता चुका हूँ साइन ओमेगा टी का कितना होता है। तो ये आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा और टी बाई 2 से लेकर कैपिटल टी तक। ठीक है, फिर दोबारा हम वही काम करेंगे, ओमेगा टी का अगर गुणा होगा तो 2i0 बटे, क्योंकि ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है 2 पाई, तो रहेगा 2i0 अपॉन 2 पाई। और ये कितना बचेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट, ओमेगा टी अपॉन 2 माइनस कॉस कितना होगा ओमेगा टी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आई जीरो अपॉन पाई, ये हो जाएगा cos 2 पाई बटे 2, ये माइनस cos 2 पाई। अब सबको पता है cos 2 पाई बाई 2 मतलब ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू -1, आई जीरो बटे पाई इंटू -1 माइनस cos 2 पाई मतलब 360, इसकी वैल्यू 1, कितना हो गया, आई एवरेज इक्वल टू आ गया -2i0 अपॉन पाई। या इसको हम सॉल्व करेंगे तो -0637 i0। तो देखिए बिल्कुल सेम वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड सेम आया, प्रमाण बराबर है, लेकिन यहाँ माइनस आया। ठीक है, तो सेकेंड हाफ साइकिल के लिए भी जो मेन वैल्यू होती है करंट की वही होती है, लेकिन जो साइन होता है वो अपोजिट होता है। अब अगर हम पूरे चक्कर के लिए निकालने की कोशिश करेंगे तो दोनों चक्कर में हम अगर जोड़ दें तो एक माइनस है और एक प्लस है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, एवरेज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ पूरे चक्कर के लिए कितना हो जाएगा, फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल आई एवरेज कितना आ जाएगा, आई एवरेज आ जाएगा 0। इसीलिए हम आई एवरेज की वैल्यू यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 आएगी तो हम इसको एवरेज वैल्यू को कैसे यूज कर सकते हैं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसी कारण से फिर हम करंट की क्या निकालते हैं। अभी देखो करंट के लिए हो गया, सिमिलर हम क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टा के लिए लिख सकते हैं। V का जो एवरेज आएगा पहले हाफ साइकिल के लिए वही आएगा 0.630 मतलब 2v0 अपॉन पाई, और V एवरेज सेकेंड हाफ साइकिल के लिए -2v0 अपॉन पाई, और पूरे कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए V एवरेज बराबर 0। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है, बस V की जगह पे हमें v0 साइन ओमेगा टी रखना है, उसका इंटीग्रेशन करना है। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आई एवरेज जब हम यूज नहीं करते हैं, वी एवरेज यूज नहीं करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वर्ग माध्यमूल वेग, सॉरी वेग बोल गया, वर्ग माध्यमूल धारा। अब वर्ग माध्यमूल क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं, और वर्ग माध्य वोल्टता, इन दोनों के लिए वर्ग माध्यमूल मान यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है दिष्ट धारा की तरह बिहेव करेंगे, है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह बिहेव करेंगे, इसीलिए हम इनका वर्ग माध्यमूल मान निकालते हैं। क्योंकि वी एवरेज और आई एवरेज पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए 0 आता है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, VRMS और IRMS। अब मैं बताता हूँ VRMS और IRMS क्या होता है, आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। ओके।
देखिए, तो पहला है, हम बोलते हैं इसको वर्ग माध्य मूल मान। क्या होता है? इसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और पूरे चक्कर के लिए निकालेंगे, क्योंकि पूरे चक्कर के लिए एवरेज वैल्यू दी जाएगी, तो पूरे चक्कर के लिए हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अभी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती क्या है? देखो, वर्ग, ठीक है, इसको तोड़ोगे टुकड़ोगे तो आपको समझ में आएगा। वर्ग माध्य मतलब जो भी है, जैसे करंट है, तो जितने भी करंट है, जितने भी साइकिल में करंट है, वो सबका वर्ग करेंगे, उसका पहले एवरेज निकालेंगे। और मूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट, वर्गमूल, बस उसी को बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं, इसको ये उल्टा लिखा हुआ है लेकिन, ठीक है, रूट मतलब मूल, मीन मतलब माध्य, स्क्वायर मतलब वर्ग। तो RMS, तो इसको हम नोट करते हैं IRMS। तो IRMS कितना होगा? जितनी भी धाराएं होंगी उनका वर्ग और उसका एवरेज, और वर्ग का एवरेज के बाद क्या करेंगे? उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ये मान आ जाता है इसका I स्क्वायर बार। ध्यान रखना, ये अलग चीज है, इस तरह से लिखा ही अलग है। अगर ऐसे लिख दिया आपने, जैसे हमने क्या कर दिया, I एवरेज का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये और ये I स्क्वायर बार, ये दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। इसका मतलब है आई एवरेज का होल स्क्वायर हो रहा है, और इसका मतलब है जितनी भी करंट है उनका वर्ग होकर के उसका एवरेज होगा। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हो गया, तो IRMS इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर बार हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से VRMS, इसको भी बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो VRMS कितना होगा? अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर बार। ठीक है गाइस, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम I स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे या V स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे, उसके बाद ही तो हम IRMS निकाल पाएंगे। तो एक पूरे चक्कर के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? I स्क्वायर का बार निकालते हैं। तो I स्क्वायर का बार कितना आ जाएगा भैया? मतलब I की जगह पर हम I स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे और पूरे चक्कर के लिए। ठीक है, फॉर कंप्लीट साइकिल मैं लिख रहा हूँ, तो यही कर लीजिए काफी है, फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो फॉर कंप्लीट साइकिल क्या होगा? 1 कंप्लीट साइकिल के लिए इंटरवल होगा t-0, इंटरवल 0 to t, और ये हो जाएगा I की जगह I0 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो यहाँ पे देखो मैं साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सबने, cos 2 थीटा या cos 2a इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पर cos 2a की जगह क्या है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, cos की जगह ओमेगा, तो ये हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी। अगर हम कर दें कितना हो जाएगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर ए की जगह क्या करते हैं? ओमेगा टी करते हैं, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसी वजह से अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें cos का इंटीग्रेशन पता है। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं इसको, ये जाएगा 1/t इंटीग्रेशन 0 to t 1 - 2 साइन स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, कितना हो गया? 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी। ओके, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे।
मैं आगे नोट करता हूँ उसको। यहाँ तक आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पेन से नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। 2 तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे हम, तो आई स्क्वायर बार इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 to t, और यहाँ बचेगा 12.2t, ये हो जाएगा 12.2t, और ये 1 माइनस cos 2 ओमेगा t, इस बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं 2t, ठीक है। तो अब देखिए 1 का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं वही आया था ये बेटा। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा dt किया गया मतलब t आ जाएगा, तो ये 1/2t, और इस जगह t माइनस cos का क्या होता है sin 2 ओमेगा t। अब मैंने बताया था जो कांस्टेंट होता है उसका भाग के इंटीग्रेशन में, तो 2 ओमेगा इसका कोफिशिएंट है, तो हो जाएगा 2 ओमेगा और लिमिट 0 से t, सही है। तो 1/2t तो कितना हो गया t माइनस, पहला पर लिमिट लगा रहे हैं 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, अपर लिमिट लगाएंगे 0 और साइन 0 प्लस साइन 0 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। 1/2t t माइनस साइन 2 ओमेगा t, मतलब ये हो गया साइन 2 इंटू 2 पाई, ओमेगा t की वैल्यू 2 पाई डिवाइडेड बाई, ठीक कितना हो गया, तो 0 ही हो गया पूरा, ओमेगा माइनस 0 प्लस 0, और 0 है तो ये 0 ही हो गया पूरा, ठीक है 0। अब कितना आ गया 2t। अब साइन 4 पाई की वैल्यू, साइन 4 पाई हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो t माइनस 0, तो बचेगा कितना यहाँ पर आई स्क्वायर बार, यहाँ बचेगा 1/2, तो t से t कैंसिल, मतलब आई स्क्वायर बार की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, आई स्क्वायर बार की वैल्यू आ गई 1/2। सॉरी ये जो मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक ये हो गई, आप पीछे इसको सही कर लीजिए, हर जगह आई 0 भी तो चलेगा साथ में, आई 0 स्क्वायर, एक मिस्टेक हो गई है, इसको ठीक कर लीजिएगा सब लोग, आई 0 का स्क्वायर इसमें हर जगह साथ चलेगा, ठीक है आई 0 स्क्वायर, क्योंकि जो आंसर आता है वो आई 0 और बी 0 के पदों में आता है, तो ये आ गया आई 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये आई स्क्वायर बार की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या, आई आर एम एस, क्या निकालना, आई आर एम एस, ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। अब आई आर एम एस की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर हम वी आर एम एस की उसी के हिसाब से हम लिख देंगे, उसका डेरिवेशन आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। आई आर एम एस का आपने डेरिवेशन कर लिया तो वी 0 का भी सिमिलर, वी आर एम एस का भी सेम डेरिवेशन होगा, ठीक है। देखिए आई आर एम एस कितना आ जाएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर का बार, तो इसका पूरे का अंडर निकालेंगे, आई 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई 0 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। इसी तरह से वी आर एम एस कितना हो जाएगा, वी आर एम एस इज इक्वल टू, इस पे सवाल आते हैं, आप इस फॉर्मूले को याद कर लेना, 1 या 2 नंबर का सवाल इसमें आता है, या आई आर एम एस का मान इतना है तो आप शिखर मान बताइए, या शिखर मान इतना है तो आई आर एम एस बताइए, यदि वी 0 का मान इतना है तो वी आर एम एस बताइए। तो सिंपल सा एकदम क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का या 1 नंबर का आता है। वी आर एम एस कितना होगा, वी 0 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। देखो वी आर एम एस और वी 0 कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने शुरुआत में उसको ई 0 और ई से किया था, बाद में वी और वी 0 ले लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आप सब लोग इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद हम अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ये तो हमारा कवर हो गया
IRMS क्या होता है, VRMS क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। डेफिनेशन वगैरह देखो मैंने नहीं लिखवाई है। डेफिनेशन के लिए अगर आपको PDF चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा, मैं आपके नंबर पर सेंड करूँगा। मुझे मेरा नंबर जिनके पास है वो डायरेक्ट मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसे बोलते हैं कला क्या होती है, ठीक है। पहले तो हम कला देखेंगे, उसके बाद फेजर देखेंगे। फेजर मतलब कला समंजक। कला समंजक क्या होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कला का मतलब क्या है। यहाँ पर देखो, कला का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फेज। फेज तो कला का मतलब बिल्कुल सिंपल है। कला का मतलब होता है कि अगर अब आप देख रहे हैं कि ये जो है जो धारा का मान है और वोल्टता का मान है प्रत्यावर्ती रूप से परिवर्तित हो रहा है। तो अलग अलग टाइम की इसकी पोजीशन अलग अलग होगी। तो वह राशि होती है कला जो इसकी वेव की जो मतलब जो ज्यावक्रीय रूप से जो इसको जो परिवर्तित हो रहा है धारा और वोल्टता का मान, उसको रिप्रेजेंट करती है। उन दोनों में ये बताती है कि दोनों में की स्थितियों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। उनसे हमें जिस राशि के द्वारा ज्ञात होता है उसको हम कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कला बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि अभी जो हमने डायग्राम बनाया था कि इसमें दोनों की जो वैल्यू थी एक साथ मैक्सिमम हो रही थी, एक साथ मिनिमम हो रही थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है, हमने पहले डायग्राम बनाया, ये वाला डायग्राम बनाया था। तो इसमें ये वैल्यू जो थी ये V0 की थी मान लो, और इसी तरह से सेम इसी पॉइंट इसी टाइम पर I0 की वैल्यू है। तो दोनों की वैल्यू एक साथ मैक्सिमम हो रही है और एक साथ मिनिमम हो रही है। तो ये बोला जाएगा कि दोनों किसमें एक ही कला में है। और इनके लिए जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, सेम होगा। अगर बोला जाए I0 sin ओमेगा टी और V0 sin ओमेगा टी, तो इसका मतलब दोनों किसमें होंगे, समान कला में होंगे। दोनों किसमें होंगे, समान कला में होंगे, ठीक है। तो समान कला में होंगे तो एक इसके लिए हम और डायग्राम यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं फेजर। एक घड़ी सदिश का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं फेजर, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं कला समंजक। हिंदी में बोलते हैं कला समंजक। अब ये क्या होता है कला समंजक? यह एक घड़ी सदिश होता है। क्या होता है? घड़ी सदिश होता है, घूर्णीय सदिश, रोटेशनल वेक्टर। घूर्णी सदिश से बोलते हैं रोटेशनल वेक्टर। अब रोटेशनल वेक्टर क्या काम करता है? कला समंजक, इसका नाम ही है कला समंजक। कला समंजक मतलब कलाओं में जो क्या स्थितियाँ होती है, क्या अंतर होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इस डायग्राम की सहायता से, इस वेक्टर की सहायता से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन जो है अग्रगामी है, कौन पश्चिमगामी। अग्रगामी का मतलब जिसका, एक मिनट, हाँ, तो मैं आपको कला समंजक बता रहा था फेजर। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि ये एक ही कला में है, तो फेजर जो है इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ मान लो कोई एक्स ले लिया हमने, तो वोल्टेज ये मान लो प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इसका मान जो होता है ऊपर होता है धारा से, ये तो पता ही आपको। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का कोण जो है क्या है, ये सेम है। मतलब एक साथ इनका मान मैक्सिमम हो रहा है और एक साथ मिनिमम हो रहा है। तो इसीलिए ये हो गया V0, ये हो गया I0। तो दोनों के बीच में कलांतर क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा? कलांतर शून्य होगा। मतलब दोनों किसमें होंगे, एक ही कला में होंगे। और फेजर जो है इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब जो जिसका एंगल ज्यादा होगा तो वो कला में क्या होगा, आगे होगा, तो उसको बोलेंगे कि वो उतना ही अग्रगामी होगा। जिसका मान पहले अधिकतम होगा वो अग्रगामी होगा, जिसका बाद में अधिकतम होगा वो पश्चिमगामी होगा, ठीक है। तो हम अब इसको देखेंगे कौन पश्चिमगामी होगा, कौन अग्रगामी। जैसे मान लो मैंने बोला कि फॉर्मूला दे रखा है I=I0 sin ओमेगा टी, लेकिन B बराबर दे रखा है V0 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका मतलब ये फाइव एंगल आगे है, तो इनमें क्या कलांतर है। तो कला समंजक इसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ये हमने कला समंजक बनाया। तो V की जो वैल्यू है इससे आगे है, कितने एंगल आगे है, 5 एंगल आगे है, ठीक है। तो दोनों का डायग्राम बनेगा तो अलग अलग बनेगा। तो I का तो वही रहेगा, ठीक है, ये ओमेगा टी हो गया। और V कितना आ गया इससे, ये I0 मैक्सिमम हो गया। V इससे कितना आ गया, 5 एंगल आ गया। यहाँ पे एंगल 5 और ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा V0।
आई थिंक आप सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। और जो सदिश इसके लिए इस्तेमाल होता है वो कहलाता है फेजर, जिसे हिंदी में बोलते हैं कला समंजक। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कला समंजक क्या होता है, ठीक। तो अब हम कला समंजक की सहायता से कई सारे सर्किट पढ़ेंगे और उसमें ये देखेंगे कि किस सर्किट में प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा एक ही कला में होते हैं, किस में पश्चगामी होते हैं और किस में अग्रगामी होते हैं। तो सबसे पहले अब हम पहला सर्किट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है, जिसमें बोलते हैं कि यदि सर्किट में, यदि परिपथ में केवल क्या हो, शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R हो, तब प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा एक ही कला में होंगे या अलग अलग कला में होंगे। तो ये हम इसकी सहायता से देखेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते आगे। देखिए तो सबसे पहले हम करते हैं यदि परिपथ में केवल क्या हो, प्रतिरोध कैपिटल R हो, कैपिटल R होगा तब क्या होगा, ठीक। तो इसका परिपथ क्या बनेगा, V और प्रत्यावर्ती वोल्टता है, तो ये हो जाएगा इस तरह से। ये साइनसॉइडल का ग्राफ होता है, इसलिए इस तरह का सिंबल बनाते हैं इसका, V बराबर V0 sin ओमेगा t, प्रत्यावर्ती वोल्टता हुई, ये प्रतिरोध R होगी, ठीक है। तो V बराबर कितना दे रखा है, V बराबर V0 sin ओमेगा t। अब हमें धारा का मान निकालना है, तो धारा का मान कितना हो जाएगा, अगर मान लो धारा I प्रवाहित हो रही है इसमें, तो मतलब धारा का मान हम इससे निकालते तो धारा कितनी है, I बराबर V अपॉन R, ये फॉर्मूला समझ पड़ा है ओम के नियम से, ठीक। तो कितना हो जाएगा, V0 sin ओमेगा t अपॉन R। अब V0 अपॉन R क्या होगा, वो धारा का शिखर मान होगा, धारा का शिखर मान। तो इसीलिए ये कितना आ जाएगा, I बराबर I0 sin ओमेगा, मतलब I0 क्या है पर, I0 बराबर V0 बटे R, ये धारा का शिखर मान, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे भी ओमेगा टी आ रहा है, साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी आ रहा है। तो इसका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था वही इसका फेजर डायग्राम बन जाएगा। ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा इसी एंगल पर V हो जाएगा, क्योंकि दोनों के मान एक साथ अधिकतम होंगे, एक साथ न्यूनतम होंगे, एक V0 और एक I0। तो ये दोनों एक ही कला में होंगे, तो इनका डायग्राम ऐसा बनेगा, फेजर डायग्राम, ठीक। और इसका साइनसॉइडल ग्राफ जो हम बनाएंगे टाइम के साथ में, वो इस टाइप का बनेगा, दोनों की वैल्यू एक साथ अधिकतम एक साथ न्यूनतम, तो एक है धारा और एक है वोल्ट तक, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू V0 और ये मैक्सिमम वैल्यू I0। आई तो सबको समझ में आ गया होगा। इधर ये मैक्सिमम वैल्यू माइनस V0 और ये मैक्सिमम वैल्यू माइनस I0। तो सभी को समझ में आ गया। जब केवल परिपथ में R होगा तब क्या बनेगा, ठीक। ये बहुत सिंपल है, L C अलग अलग R, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। जब इनको कंबाइन करते हैं तब थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, वो समझ में नहीं आता कैसे करना है, और कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप समझ लेंगे ठीक से तो बहुत सिंपल है, ये कुछ भी रटने की जरूरत आपको नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते, ठीक है। 1 मिनट तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। ओके गाइस, एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब परिपथ में केवल क्या हो, L हो, ठीक है। तो केवल सिर्फ और सिर्फ हमें आगे की जगह पे क्या कर देना है, यहाँ ऐड कर देना, मतलब शुद्ध प्रेरकत्व। तो ये क्या करना है, प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व की बात कर रहे हैं हम, सेल्फ इंडक्टेंस, तो कितना हो, L हो। तो R की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब L हो जाएगा तो फिर मामला इसमें क्या हो जाएगा, बदल हो जाएगा। अभी कुंडली हो गई, सभी को पता है स्वप्रेरकत्व का गुण होगा, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे और लेंथ के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये उस कारक का विरोध करेगी, धारा आई जा रही है तो इस कारक का विरोध करेगी जिससे धारा स्वयं उत्पन्न होगी। इसमें भी एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी,
तो वो किसका विरोध करेगी? वो उस कारक का विरोध करेगी, इसकी दिशा ऐसी होगी जो जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। तो विरोधी विभव होगा, इसमें विरोधी विभव उत्पन्न हो जाएगा, इसको हमने नाम दे दिया, मान लो कितना विभव उत्पन्न हो जाएगा, V डैश। इसका जो विभव V है और इसमें क्या हो जाएगा, एक विरोधी विभव उत्पन्न हो जाएगा। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो हम देखेंगे इसका, इसमें जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, पश्चिमाभी होगा उल्टा धारा या बराबर होगा, सेम होगा, देखते हैं। तो सभी को पता है V बराबर कितना हो गया, V बराबर V0 sin ओमेगा t, V बराबर V0 sin ओमेगा t, ठीक। तो V बराबर V0 sin ओमेगा t हो गया। ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है, ठीक है। तो विरोधी विभव जो उत्पन्न होगा वो कितना होगा, लेंज का नियम आप जानते ही हैं, फैराडे के नियम से, यहाँ पे फैराडे का नियम लग रहा है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला जो होता है L di/dt। di/dt कहाँ से आ गया, धारा I है, इस I की वजह से तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। तो इसीलिए जो प्रेरित विभवांतर होगा, जो विरोधी विभवांतर होगा वो V डैश L di/dt होगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि किरचॉफ का नियम हम जानते हैं, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के वोल्टेज नियम से, KVL से, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको KVL से। इस लूप में ये जो लूप बना इसमें हम KVL लगा देंगे, ठीक है। तो KVL से क्या होगा, V पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है वो माइनस V डैश बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि सिग्मा डेल्टा V बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि विभव में अंतर है दोनों में, क्यों, क्योंकि ये इसका विरोधी है और ये सेम है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो वोल्टता है इसका, ये वाला जो विभव है ये विरोधी है, इसलिए V माइनस V डैश बराबर 0। तो ये हो जाएगा V माइनस L di/dt बराबर 0, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, V बराबर L di/dt। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा V0 sin ओमेगा t बराबर L di/dt। तो यहाँ से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, di/dt बराबर V0/L sin ओमेगा t। पहले आप सब लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमें आई की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका टी के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये बहुत सिंपल लग रहा होगा, मैथमेटिकल टर्म्स है और कुछ नहीं है, और इसकी थ्योरी में भी कुछ नहीं है। जो दे रखा है उसको आपको बस लिखना है। हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत ये है, V बराबर V0 sin ओमेगा t, और परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व तो L इस्तेमाल करते हैं, या L दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, प्रत्यावर्ती धारा का और वोल्टा का मान निकालना है। और अदरवाइज वैसे आपको ज़्यादा ये डायग्राम के बारे में लिखने की जरूरत है भी नहीं, इसमें मैथमेटिकल टर्म्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और इससे पेपर में एक न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है। चलो आगे देखिए अब कितना आ जाएगा, इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर तो हम समाकलन करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, समाकलन करने पर यहाँ तो आई हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन V0/L क्या होगा, कांस्टेंट, तो हो जाएगा sin ओमेगा t dt, sin ओमेगा t dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई बराबर V0 डिवाइडेड बाई L, और यहाँ क्या बचेगा, cos ओमेगा t, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और समाकलन में आपको पता है sin ओमेगा t का माइनस में आता है, तो माइनस cos ओमेगा t डिवाइडेड बाई कितना होगा, ओमेगा का मान लेंगे। तो यहाँ से हमें मान प्राप्त हो गया V0/ओमेगा L। अब cos ओमेगा t को हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर कितना होता है cos ओमेगा t। अब cos को, अब हमें I से कंपेयर करना है इसको, सॉरी V से, B में आ रहा है sin ओमेगा t, तो sin ओमेगा t के टर्म में हम इसको कैसे ला सकते हैं। तो इसका तरीका होता है V0/L, ये माइनस तो बाहर आ गया, ओमेगा L है ये, और अंदर कितना बचेगा, ये अंदर बचेगा, एक मिनट, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम साइन के फॉर्म में लिखेंगे। तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। π/2 मतलब साइन 90, तो ये कॉस के रूप में आ गया। ठीक, अच्छा अब सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये तो हो गया। माइनस अगर ऐसे दे रखा हो साइन माइनस थीटा, तीनों साइन माइनस थीटा, इसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब इस माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आई बराबर, अब इसको मैं I0 क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो ये π/2 क्या होगी, पीछे होगी, मतलब ये धारा, प्रत्यावर्ती धारा जो हुई वोल्टा से π/2 पश्चिमगामी हो गई, 90 अंश पश्चिमगामी होगी, तो माइनस आ रहा है। अभी I0 कहाँ से आ गया, यहाँ पर I0 जो इसके आगे का जो वैल्यू होती है आपको पता ही है, कोफिशिएंट होता है वो I0 का मान होता है। तो यहाँ I0 कितना दे रखा है, I0 बराबर V0 अपॉन, ये तो समझ में आ गया होगा कि π/2 माइनस में दे रखा है, तो इसका मतलब जो वोल्टता का मान है पहले मैक्सिमम होगा, इसका मान होगा। अभी इसका डायग्राम वगैरह बना के हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो I0 बराबर कितना हुआ, V0 अपॉन ओमेगा एल, और सभी को पता है V0 बटे I0 किसके बराबर होता है, यहाँ हम लिख लेंगे V0 बटे I0 कितना हो गया, ओमेगा एल के बराबर। पहले यहाँ पे नोट कर लिए, तब मैं बताऊंगा ये V0 बटे I0 क्या होता है। ठीक है, तो डायग्राम तो सबको समझ में आ गया होगा, डायग्राम मैं अरेंज कर देता हूँ। तो अब देखिए कितना हो गया, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। यहाँ ये इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा एल आया, V0 बटे I0 का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। अब यहाँ प्रतिरोध नहीं बोलते, इसको हम नाम देते हैं, यहाँ ये हो जाएगा XL बराबर V0 बटे I0, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा एल। अगर फ्रिक्वेंसी f होती है तो ये हो जाएगा 2πf, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 2πf, 2πf। और ये XL क्या होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात, इसका नाम प्रतिरोध नहीं होता है, इसका जो मात्रा हुआ वही होगा सेम, प्रतिरोध की विमा होगी वही इसकी विमा होगी। ठीक है, लेकिन इसका नाम होता है प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है जी, इसका मान कितना होता है, XL बराबर V0 अपॉन I0 ओमेगा एल 2πfl। अब आपको यहाँ समझ में आ गया, यदि π/2 एंगल पीछे है तो इसका मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा से 90 अंश अग्रगामी है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से 90 अंश पश्चिमगामी है। तो इसका डायग्राम तो आप ऐसे बना सकते हो सिंपल वाला, कि कौन आ गया इसमें, ये वोल्टता कितना आ गया 90 अंश, और ये क्या है, धारा है। एक सिंपल वाला डायग्राम ये हो गया, या फिर आप इसको इस तरह से बना करके दूसरे तरीके से बना देंगे। देखिए क्या बन रहा है, इसका कला समझने वाला डायग्राम बना लेते हैं। धारा 90 अंश पश्चिमगामी है, तो वोल्टेज तो ये हो गया। ठीक है, ये कितना होता है, ओमेगा टी, ये वोल्ट था V0, और कितने पश्चिमगामी है, 90 अंश, तो ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, ये हो गया धारा का मान I0, और कितने पश्चिमगामी है, 90 अंश पश्चिमगामी हो गया। तो ये धारा, इन दोनों के बीच में डायग्राम बन गया V0 I0, ये फेजर डायग्राम है। और इसका हम साइनसॉइडल जो ग्राफ है वो भी बनाते हैं, वो कैसा बनेगा देखिए, क्या बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि देखो इसमें पहले मैक्सिमम वैल्यू किसकी हो रही है, वोल्ट का। वोल्टा की वैल्यू पहले मैक्सिमम। ठीक है, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो ये धारा का कर देते हैं। धारा का बाद में मैक्सिमम हो रहा है, वोल्टा का पहले मैक्सिमम होता है, वोल्टा पहले ही मैक्सिमम 90 अंश। अभी 90 अंश का ये जो वैल्यू होती है T/4, इसका मतलब 90 डिग्री पे है। ठीक है, 90 डिग्री पे ही तो मैक्सिमम होता है, तो ये वैल्यू किसने पे 90, तो ये हमने वैल्यू बना दी इसकी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है किसकी है, V0 की, और ये जो वैल्यू है कितनी है, I0 की। ठीक है, ये वैल्यू है -V0, और ये जो वैल्यू है किसकी है, -I0।
तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि 90 डिग्री अग्रगामी ये वोल्ट था, या फिर बोल सकते हैं धारा 90 डिग्री पश्चिमगामी। ओके, अब इसी तरह से हम देखेंगे जब परिपथ में केवल क्या हो, धारता हो। परिपथ में केवल क्या हो, धारता हो, तब क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ओके, अगला तीसरा है, जब परिपथ में केवल धारिता कैपिटल सी हो। अब धारिता कैपिटल सी हो तब क्या होगा, ठीक है। तो सेम वैसे ही डायग्राम बनेगा, बस इंडक्टेंस की जगह धारिता इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कितना हो जाएगा ये। जब परिपथ में केवल धारिता हो सी, तो V बराबर क्या होता है, आपको पता है V बराबर है P0 sin ओमेगा t। अब जब धारिता की बात होगी तो धारिता का काम क्या होता है, कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। तो कितना चार्ज टाइम, जब इसकी वोल्टता की वैल्यू चेंज होगी तो चार्ज की स्टोर होने की वैल्यू भी चेंज होगी, है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको पता है Q बराबर होता है CV। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। C इसकी धारिता और Q बराबर हो जाएगा CV। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू आ जाएगा CV0 sin ओमेगा t। अब हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो हम प्रत्यावर्ती धारा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि चार्ज फ्लो होने की वैल्यू चेंज होगी, चार्ज स्टोर होगी। इसलिए I इक्वल टू कितना हो जाएगा, dQ अपॉन dt, ठीक है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, सभी ने पढ़ा होगा। तो I इक्वल टू dQ अपॉन dt, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे d अपॉन dt, और कितना हो जाएगा CV0 sin ओमेगा t, ठीक है। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CV0 कांस्टेंट लेंगे, d ओवर dt sin ओमेगा t, ठीक है गाइस। तो अब देखिए यहाँ कितना हो गया, CV0 sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना होता है cos ओमेगा t। हमें होता है डिफरेंशिएशन में ओमेगा जो कोफिशिएंट होता है वो आगे आ जाता है, तो ये जगह ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है। तो कितना हो गया, ओमेगा CV0, इसकी वैल्यू I की वैल्यू, ठीक है। और कितना हो गया, ओमेगा CV0, ओके सही है। तो cos ओमेगा t, अब ये आ रहा है cos ओमेगा t और यहाँ होता है sin ओमेगा t। तो हमें इसको भी अब क्या करना पड़ेगा, उससे कंपेयर करने के लिए साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सभी को पता होगा cos ओमेगा t को साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, बताइए। cos ओमेगा t को हम कन्वर्ट कर सकते हैं cos ओमेगा t, या फिर हम बोल सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो भी cos थीटा होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करके लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू ओमेगा CV0 इंटू साइन पाई/2 प्लस ओमेगा टी लिख दो, या ओमेगा क्यों प्लस में है तो आप कैसे भी लिख सकते हो, ओमेगा टी प्लस पाई/2। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। और ओमेगा CV0 जो होगी ये किसकी वैल्यू होगी, करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू आई। अब देखिए यहाँ पर जो धारा है इसमें प्लस आ रहा है, तो ये अग्रगामी होगी, इससे बढ़ता है, तो इसका भी हम डायग्राम बना के समझेंगे। I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा, देखिए I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो अब यहाँ से हम प्राप्त करेंगे, हाँ यहाँ I बराबर कितना, ये तो हम फॉर्मूला मिल गया,
आई जीरो बराबर कितना होगा यहाँ पर ओमेगा सी वी जीरो। आप पता है वी जीरो बटे आई जीरो होता है, बराबर कितना हो गया वी जीरो बटे आई जीरो बराबर 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। हमें बता था वी जीरो बटे आई जीरो क्या होता है प्रतिरोध, लेकिन यहाँ प्रतिरोध इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर इसका नाम होगा प्रतिघात। और कौन सा प्रतिघात हो जाएगा, इसको बोल देंगे हम एक्सी। एक्सी और एक्सी का मतलब होता है क्या होता है, एक्सी का मतलब, एक्सी का मतलब होगा धारतीय प्रतिघात। ये क्या हो जाएगा, धारतीय प्रतिघात। नोट कर लीजिए आप इस फॉर्मूले को, ये हो जाएगा धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात बोलेंगे, धारतीय प्रतिघात। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, मैं थोड़ा इसमें ड्रॉप कर लूँ, तब तक आप लोग उसको नोट करिएगा। ओके, आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब इसमें डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, धारतीय प्रतिघात, इसका भी मात्रक ओम होगा क्योंकि वही डायमेंशन इसकी जो प्रतिरोध भी होती है। तो इसका फेजर डायग्राम क्या बनेगा, क्योंकि इसमें वोल्टता अग्रगामी है, तो वोल्टता अग्रगामी है तो फेजर डायग्राम कुछ इसका इस तरह से बनेगा। वोल्टता सॉरी पश्चिगामी है और धारा जो है अग्रगामी है, तो धारा को हमें अग्रगामी लेना है, तो वोल्टता का मान मैक्सिमम इधर हो गया ये जीरो ओमेगा टी। अब ये अग्रगामी है क्या धारा, तो धारा को हम इधर ले लेंगे और इनके बीच में एंगल कितना बना देंगे 90 डिग्री, हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें धारा कितनी अग्रगामी, 90 डिग्री अग्रगामी, π/2 मतलब 90 डिग्री अग्रगामी। सही है, ये हो गया धारा का मान आई जीरो। ये इसका फेजर डायग्राम हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, अब वैसे ही साइनसॉइडल ग्राफ इसका भी हम बना सकते हैं, ज्यामितीय रूप से ग्राफ जो बनता है, देखते हैं क्या बनेगा। आप कुछ नहीं, बेसिक जो था वो यही था, बाकी तो बहुत सिंपल है, आगे आपको और समझ में आ जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, साइनसॉइडल ग्राफ बनता है इसका। इसमें धारा का मान पहले मैक्सिमम होता है, तो धारा का मान पहले मैक्सिमम कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया वोल्टता वी जीरो और ये हो गया धारा, धारा आई जीरो माइनस और ये वोल्टता। इसमें धारा का मान पहले मैक्सिमम हो रहा है, तो इसलिए धारा अग्रगामी रहेगी और वोल्टता पश्चिगामी। ठीक है, मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम अगला सर्किट पढ़ते हैं इसका, जिसमें लिखते हैं यदि परपथ में यदि परपथ में एल और आर दोनों, ठीक है, एल और आर दोनों होंगे तब क्या होने लगेगा हम इसका वो देखते हैं। आई थिंक हमने नोट कर लिया होगा। ठीक, चौथा, जब परिपथ में एल व आर दोनों हो, परिपथ में एल व आर दोनों हो, तो परिपथ जैसे बन जाएगा। ठीक, वी एल हो जाएगा, इसके बराबर वोल्टेज वी एल है, इसके बराबर वोल्टेज कितना हो जाएगा वी आर हो जाएगा, कभी ये आर है। ठीक है, वी बराबर वी जीरो साइन हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब परिपथ में आर हो तो धारा प्रत्यावर्ती वोल्टा और धारा एक ही कला में होते हैं। ठीक, और जब
प्रेरकत्व हो तो प्रेरकत्व वाले केस में क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा से 90 अंश अग्रगामी होती है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। मतलब VL और VR के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये उसके साथ एक कला में होगी धारा के साथ, लेकिन ये क्या होगी 90 डिग्री अग्रगामी। तो इसीलिए इसका जो डायग्राम बनता है कुछ इस तरह से बन जाएगा। जो डायग्राम बनेगा फेजर डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं। एक तो इसको सॉल्व करने के लिए डायग्राम ये हो जाएगा, ठीक है। इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये इस पहले लेंगे VR और प्रत्यावर्ती धारा एक ही कलाम है, और यहाँ क्या होगा 90 डिग्री अग्रगामी, तो ये क्या हो जाएगा VL हो जाएगा। तो अब परिणामी कितना होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो परिणामी इनके कहीं बीच में आएगा, ठीक है। तो परिणामी जो वोल्टता निकलेगी वो इन दोनों के परिणामी से निकलेगी। हमने मान लिया इसका मान कितना होगा, V होगा, परिणामी का क्या होगा, V होगा। और परिणामी हम मान के चलते हैं एंगल कितना बनाता है, परिणामी VR से कितना एंगल बनाता है, हमने मान लिया थीटा एंगल बनाता है, थीटा ले लो आप, फाई ले लो, जो चाहो ले सकते हो। तो अब परिणामी वोल्टता देखें तो कितना होगा, परिणामी वोल्टता वही सभी ने ये पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो V बराबर कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, V बराबर अंडर रूट VR स्क्वायर। अब VR की वैल्यू कितनी होती है, सभी लोग जानते हैं, अगर धारा इसमें I प्रवाहित हो रही है तो V बराबर होता है IR, और VL बराबर कितना होगा, IXL, क्योंकि इसके लिए प्रतिरोध कितना होगा, IXL होगा। तो ये हो जाएगा I, एक फॉर्मूला तो जनरल ये हो गया, देखो VR स्क्वायर प्लस एक VL स्क्वायर, एक फॉर्मूला न्यूमेरिकल से भी आता है, ठीक है। और ये किससे आता है, V बराबर कितना हो गया, इसकी वैल्यू रखेंगे तो IR स्क्वायर प्लस IXL स्क्वायर। तो अब इनकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, I का स्क्वायर कॉमन होगा, I स्क्वायर का वर्ग करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो वो I आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू प्राप्त होगी। यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए आप लोग आराम से। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। जल्दी से करते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है, अपलोड होने में टाइम लगेगा। ओके, देखिए कितना हो जाएगा, इसको हम I कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा V/I, और ये बचेगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ओके। अब V/I जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर V/I का एक नया नाम देते हैं, जैसे बोलते हैं Z, और Z का मतलब होता है, मैं बताऊँ आपको, XL होल स्क्वायर। इस Z को बोलते हैं प्रतिबाधा, इसको बोलते हैं प्रतिबाधा, ठीक है, प्रतिबाधा बोलते हैं इसको। ये देखिएगा, प्रतिबाधा को हम बोलते हैं साइड में इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इसको बोलते हैं प्रतिबाधा, ठीक है। तो ये प्रतिबाधा हम इसको बोलेंगे। अच्छा, अब इसके बाद इसका भी मात्रक क्या हुआ, इसका भी मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब परिणामी में कोण कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, हमने ये माना था उसमें। तो परिणामी कैसे निकालोगे आप, परिणामी V से एंगल निकाल लो। तो परिणामी कैसे निकालेंगे हम, टेन की वैल्यू निकाल देते हैं। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना था VL, और VL बटे कितना हुआ VR, क्या आप ऐसे लिख सकते हो IXL बटे IR, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू XL अपॉन R, या आप बोल सकते हो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स XL अपॉन R। इससे भी फॉर्मूला एग्जाम में आता है, मतलब एग्जाम में इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं, थीटा की वैल्यू पूछ लेगा आपसे वो, ठीक है। और एक शक्ति गुणांक और होता है, उसकी डिटेल में नहीं आ रहा हूँ, टॉपिक वो शायद हट गया है। शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक को कुछ नहीं, आपको cos पाई की वैल्यू, cos पाई की जगह थीटा लिया तो cos थीटा बोल देंगे, शक्ति गुणांक बोलते हैं उसको। शक्ति गुणांक मतलब cos थीटा, या थीटा लिया तो थीटा, फाई लेते तो cos फाई बोलते थे। और cos फाई बराबर कितना होगा, आधार बटे कर्ड, और आधार कितना हो जाएगा VR, और कर्ड कितना हो जाएगा V, और इन दोनों की वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई है IR, और इसकी वैल्यू होगी IZ, क्योंकि परिणामी अब Z हो गया ना इसीलिए। तो ये हो जाएगा R/Z। तो शक्ति गुणांक की वैल्यू होती है R/Z, ठीक है, आपको ध्यान रखना।
ओके, तो इसी तरह से हम आगे करते हैं। बाकी हो सकता है कि मैं जल्दी से अगली वीडियो बना करके डाल दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आगे हमारे 3 सर्किट और बचे। यदि परपथ में एल और सी दोनों हो और परपथ में आर और सी दोनों हो, यदि परपथ में 3 हो, तो ये 3 सर्किट हमारे और बचे हैं। इसके अलावा इससे संबंधित न्यूमेरिकल, तो वो मैं अगली वीडियो में आपको बना करके डाल दूँगा। ठीक है, ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। आई थिंक आप सबका ये टॉपिक जो है कवर हो गया होगा और एग्जाम में बहुत सहायता करेगा। आप सब लोग इसको देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई दिक्कत अगर आती है तो कमेंट करके बताइएगा, पूछिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।